देखिए, आज का वीडियो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक का वैल्यूएशन जानना चाहते हैं कि हम कैसे पता करें कि ये जो स्टॉक है ये अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो अभी जैसे एक दिन पहले ही हमारे एक्सिस बैंक का रिजल्ट आउट हुआ है, तो हम एक्सिस बैंक को देखते हैं कि क्या हमें इस प्राइस पे एक्सिस बैंक को परचेज करना चाहिए, बाय करना चाहिए कि नहीं। राइट, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिन एजुकेशन विद संतोष में मैं हूँ संतोष कुमार। ठीक है, तो देखिए, यदि हम एक्सिस बैंक को देखें तो उसका मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का है। राइट, तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और इस मार्केट कैप को मार्केट ने पी दिया हुआ है लगभग 10.9 के आसपास। मान के चलिए 11 पॉइंट का इसको पी दिया हुआ है। राइट, तो अभी स्टॉक करेंटली लगभग 990 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और इसका टॉप से देखें तो ये लगभग 27% डाउन है। मतलब इसका हाईएस्ट प्राइस जो है वहाँ से इसको देखें कि कितना कम प्राइस है, तो लगभग भी हमको टॉप से 27% ये हमको डाउन मिल रहा है। राइट, और हिस्टोरिकल फॉल देखें हम तो ये लगभग कोरोना के छोड़ दे तो उससे पहले 2015 के आसपास में लगभग 40% 42% फॉल किया था। ठीक है, तो 44% इसकी लगभग हिस्टोरिकल फॉल है कि ये वन टाइम में 44% फॉल किया। और अभी देखें तो ये लगभग 27% फॉल किया है। तो क्या ये और फर्दर फॉल कर सकता है, या ये जो इसका प्राइस अभी चल रहा है क्या यह प्राइस पे हम स्टॉक बाई कर सकते हैं कि यह प्राइस जस्टिफाइड है, क्या यह प्राइस अंडर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो हम सब इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो आरओई होता है, मतलब आरओई है वो लगभग 18% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लगभग 18% का आरओई है। और इसका ग्रोथ लगभग एनुअलाइज ग्रोथ या 16% अपना शो कर रहा है। तो यदि हम इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट लगभग इसका थोड़ा ठंडा ही रिजल्ट है। थोड़ा क्या, एकदम ठंडा रिजल्ट है, कुछ ग्रोथ है नहीं इस कंपनी में। राइट, और देखिए यदि कोई अच्छी कंपनी हो, खासतौर से लार्ज कंपनी हो या ब्लू चिप कंपनी हो, यदि उनका ग्रोथ 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर अच्छा नहीं आता है, ठीक है, तो इसको हमें एज अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। यदि कंपनी अच्छी है, उसमें 2-4 क्वार्टर उसका रिजल्ट ठंडा है, इसका मतलब कि वहाँ पे अब हमको वो उस स्टॉक को परचेज करने के लिए एक चांसेस है कि अब वो हमको डिस्काउंट में मिलेगा। ओके, तो इस कंपनी का जो रिटर्न आया है वो लगभग कुछ Q2 फाइनेंशियल ईयर 24-25 और जो Q3 का रिजल्ट है, दोनों में लगभग दोनों से क्वार्टर एंड क्वार्टर कोई ग्रोथ इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और इनका यदि हम एनपीए देखें जो कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो एनपीए भी लगभग Q2 में लगभग 0.3% ग्रॉस एनपीए था इनका, और 0.34% था, और लगभग इस समय लगभग मतलब मामूली से इंक्रीज हुआ है इसमें, 0.01% का इंक्रीज हुआ है Q2 से Q3 में। ठीक है, तो ठीक है, इन्होंने अपने जो एनपीए है वो उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है, ठीक है, उनको उन्होंने बढ़ने नहीं दिया है। उनका ईपीएस देखें, अर्निंग देखें तो अर्निंग में थोड़ी सी गिरावट आई है। ठीक है, गिरावट क्यों आई है वो इंक्रीज नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनका जो है कि ईपीएस इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम आया है। अभी हमको लगता है कि Q2 में इसका ईपीएस था लगभग 23.94 के आसपास, और अभी जो चल रहा है वो 21.97 का ईपीएस है। ठीक है, तो देखिए ईपीएस कम क्यों हुआ है, क्योंकि जब रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगी, और जब हम उस ईपीएस को क्या करते हैं, नेट अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो जितने की मान के चलिए कि यदि 10 रुपये की रेवेन्यू आई है और 10 रुपये के, और 10 उसके शेयर होल्डर है, तो 10 डिवाइडेड बाई 10, तो 1 रुपीज़ के क्या हो जाएगा, ईपीएस हो जाएगा। वहीं जब रेवेन्यू कम हो जाएगा तो मान के चलिए रेवेन्यू घट के 10 से 9 हो गया, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विल रिमेन सेम, तो 9 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा, 0.9। तो यहाँ से क्या होंगे, ईपीएस अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है,
तो EPS इसकी वजह से कम हुआ है। क्यों कम हुआ है वो हमने बता दिया आपको, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट ये आ रहा है कि क्या यहाँ से इस प्राइस को जस्टिफाइड है खरीदने के लिए। तो देखिए, यदि हम इसका पेग देखें, पेग क्या होता है, पी अपॉन ग्रोथ, जो ये बताता है, एक रेशियो है जो ये बताता है कि कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं। यदि पेग जो है वो अगर 1 है, 2 है, मैक्सिमम 3 है तो प्राइस बहुत अच्छी मानी, जितनी कम रहेगी उतनी अच्छी मानी जाती है। इस कंपनी का पेग जो है ना वो 0.28% है। पेग क्या होता है, पेग होता है, हम जैसे बता दिया कि प्राइस, सॉरी पीई, यदि हम पीई को उससे ग्रोथ से डिवाइड करेंगे तो हमारा पेग निकलेगा। ठीक है, तो इसका पीई लगभग अभी चल रहा है 10.9, मान के चलिए अराउंड 11 का पीई चल रहा है। ठीक है, और उसका ग्रोथ इन्होंने बताया है। ये सब डेटा आपको स्क्रीनर पे अवेलेबल है, आप स्क्रीनर चेक करिएगा या इनके रिजल्ट में चेक करिएगा, सब वहाँ पर डेटा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो अगर हम 11 का पीई माने और इनका ग्रोथ बोल रहे हैं कि हम 16% का ग्रोथ कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम पीई को ग्रोथ से डिवाइड करेंगे, सॉरी यदि यहाँ से हम ग्रोथ निकालने की कोशिश करें तो जो बता रहे हैं कि पी उनका क्या है, 11 का है, और ग्रोथ हमको यहाँ से आइडेंटिफाई करना हो। पेग हमको दिया है 0.28% का, तो अल्टीमेटली ग्रोथ क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई पेग, राइट। तो लगभग 39-40 का पी, सॉरी ग्रोथ इनको दिखाना पड़ेगा इस करेंट लेवल पे, इसको जो करंट प्राइस चल रहा है उसको जस्टिफाइड करने के लिए। तो क्या 40% का ग्रोथ एक्सिस बैंक कर सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस तो, या नेक्स्ट तो, ये इम्पॉसिबल लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, नहीं, इसका एकदम ही मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को हम कंसीडर करते हैं उसके बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू क्यों, क्योंकि वो जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो अपने बुक वैल्यू पे जनरेट करते हैं। उनके पास जो भी क्या करते हैं कि वो पैसे को क्या करते हैं, उनके पास पैसे हैं, पैसे को वो लेंड करते हैं, किसी को पैसे देते हैं। ठीक है, और उनसे बदले उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो किससे मिलता है, उनके जो एसेट्स होते हैं, उनकी जो बुक वैल्यू होती है उसको, उस पर उनको रिटर्न मिलता है। तो बैंकिंग सेक्टर को हम उसके बुक वैल्यू से एनालिसिस करते हैं, ना कि उनके पीई से, राइट। तो अब हम आते हैं पीई से, तो हमको एकदम इसको इवेल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं इसके बुक वैल्यू पे। तो देखिए, इसका जो Q2 का बुक वैल्यू था, ठीक है, वो क्या था, लगभग 464 रुपये का। और सॉरी, Q3 25, राइट, Q3 25 2025, इसमें इसका पेज बुक वैल्यू है लगभग 553 रुपये, 553 रुपीज़ का। और सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर, ठीक है, Q3 2024 में क्या था, 464 रुपये था। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बुक वैल्यू में इनका लगभग 20% का इंक्रीज हुआ है। तो यदि अब हम इसका फ्यूचर प्राइस फोरकास्ट करें, तो यदि हम 2024 से 2025 में देखें सेम पीरियड में, तो लगभग 20% का इनका बुक वैल्यू इंक्रीज किया है। तो क्या हम 2025 से लेके 2000 नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट कमिंग ईयर तक यदि हम 20% का फोरकास्ट करें, तो करेंट 553 से यदि हम 20% करेंगे तो लगभग ये 660 के आसपास, 650 के आसपास इसका एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू निकलेगा, कि शायद एक्सपेक्टिंग है कि इतना जनरेट कर सकता है। ठीक है, देखिए, जब अब हमको क्या मिल गया, बुक वैल्यू, एक्सपेक्टिंग बुक वैल्यू मिल गई, राइट। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या से, क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इसका क्या हो, उसका बुक वैल्यू क्या है। ठीक है, ठीक है, तो चल, ठीक है, तो अब देखें, हम बुक वैल्यू रेशियो निकाल लेते हैं, मतलब प्राइस अपॉन बुक वैल्यू, यही होती है हमारी प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो। अब हमको प्राइस यहाँ से निकालना है, और हमको बुक वैल्यू मिल गया, हमारी जो फोरकास्ट बुक वैल्यू आई थी वो आई थी 663 पर शेयर आई है। तो जब हम पी अपॉन प्राइस बुक वैल्यू, मतलब प्राइस अपॉन बुक वैल्यू 663, तो पी अपॉन 663 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू लेंगे हम इसका मीडियन बुक वैल्यू। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा जब आप मैक्स आज तक के इसका मीडियन बुक वैल्यू लेंगे, कि जिसपे ये बार बार
गई है। जैसे इसका निकालेंगे, इसका स्क्रीन पे आप चेक करिएगा तो वहाँ पे 2.4 का मीडियन बुक वैल्यू मिल जाएगा आपको। मतलब यदि ये इसके नीचे है तो उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर तो उसके नीचे आने की कोशिश करेगा। इस लाइन को वो इंटरक्रॉस करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसके यदि मीडियन बुक वैल्यू से इसका यदि हम करंट बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आ जाएगा। तो पी यानी प्राइस अपॉन बुक वैल्यू यानी 663 इज इक्वल टू मीडियन बुक वैल्यू विच इज 2.4। तो पी क्या हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 663। जब हम इसको करेंगे तो ये लगभग 1600 रुपये के आसपास आएगा, ठीक है। यदि हम बुक वैल्यू में ग्रोथ 20% के एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ से हमको प्राइस जो निकल के आ रहा है वो आएगा लगभग 1600 रुपये। अभी हमारा मार्केट का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है तो वो लगभग 990 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है, और प्राइस हमारी एक्सपेक्टिंग क्या है वो लगभग 1600 रुपये की है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी जो हमारा करंट प्राइस है वो क्या है, एक्सेस की जो प्राइस है अभी वो अंडर वैल्यूड है। यदि हम यहाँ से इस स्टॉक को बाई करेंगे तो ये इसका जो फेयर वैल्यू है वो है 600-1600 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ऐसे हम बैंकिंग स्टॉक का एक्सपेक्टिंग कर सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू के फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखिए इससे आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है कि आप गए और जाके कल एक्सिस बैंक का शेयर बाई कर लिए। ये सिर्फ हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया है कि हम कैसे हम इसको फोरकास्ट कर सकते हैं किसी भी मॉडल के बेस पे, ठीक है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आप लोग अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टॉक के एनालिसिस में। और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पे आप हमारा प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें कि हमने हाउ टू ट्रेडिंग के बारे में हमने बताया है, स्टॉक एनालिसिस के भी बारे में बताया है, और हम एवरीडे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों या उसका प्रभाव हमारे निफ्टी पे क्या पड़ेगा, हमारे शेयर मार्केट पे क्या पड़ेगा, और निफ्टी के क्या हाल चाल है, सब हम डिस्कस एवरीडे वीडियो में करते हैं, तो आप उसको भी सुन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जो फ्री है तो बिल्कुल कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।